अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस की जान। और आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट 9th केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है वैलेंसी। तो आज हम वैलेंसी को पढ़ेंगे और वैलेंसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने 9th केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई और आज हम वैलेंसी पे पहुँचे। तो मैं वैलेंसी को शुरू करूँगा। आपको पता है आयनिक कंपाउंड होते हैं, उसके बाद कोवैलेंट कंपाउंड भी होते हैं और एलिमेंट भी होते हैं। आइए ज़रा इस पे बात करते हैं पहले, ताकि आपको बात समझ में आ सके। आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो आपको पता है आयनिक कंपाउंड किससे मिलके बनते हैं। आयनिक कंपाउंड फार्मूला यूनिट से मिलके बनते हैं। फार्मूला यूनिट्स, फार्मूला यूनिट से मिलके बनते हैं। और अगर हम कोवैलेंट कंपाउंड की बात करें तो कोवैलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। और अगर हम एलिमेंट की बात करें तो आपको पता है कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि किससे मिलके बनते हैं, ये भी मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। लाइक मैं अगर कुछ एलिमेंट्स के नाम आपको बताऊं, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें क्लोरीन है। ये इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। आइए आयनिक कंपाउंड कि मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। आयनिक कंपाउंड हमारे पास क्या हो सकता है? आयनिक कंपाउंड हमारे पास टेबल साल्ट हो सकता है। मैं किसकी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ? टेबल साल्ट की। किसकी दे रहा हूँ? आयनिक कंपाउंड कौन सा है हमारे पास? टेबल साल्ट। अच्छा, टेबल साल्ट का जो फार्मूला यूनिट है, टेबल साल्ट हमारे पास बहुत सारा टेबल साल्ट पड़ा हुआ है, यानी बहुत सारा। हमारे पास बहुत सारा टेबल साल्ट जब कहीं पे बहुत सारा पड़ा होगा तो आप उसको कहोगे आयनिक कंपाउंड। आप उसको कंपाउंड कहोगे बट आयनिक कंपाउंड कहोगे। अब ये टेबल साल्ट किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? ये फार्मूला यूनिट से मिलके बना हुआ है। कौन सा है भाई इसका फार्मूला यूनिट? इसका फार्मूला यूनिट है NaCl। अगर हम इसकी बात करें कोवैलेंट कंपाउंड की मैं आपको एग्जांपल बहुत आसान से देता हूँ। इसको हम लिख देते हैं बहुत सारा पानी, यानी नहर में पानी है, ठीक है जी, बहुत सारा पानी, तो हम इसको वाटर कह सकते हैं। ये वाटर को हम क्या कहते हैं? वाटर को हम कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। यानी वाटर क्या है? कंपाउंड है, लेकिन कौन सा है? कोवैलेंट कंपाउंड। अच्छा जी, तो वाटर कोवैलेंट कंपाउंड है, एक कंपाउंड है जो किससे मिलके बनता है? ये मिलके बनता है H2O। यानी इसका फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, जिसका फार्मूला है H2O। अगर हम बात करें एलिमेंट की तो एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। ये मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। कैसे? अगर नाइट्रोजन का एलिमेंट होगा तो वो N2 मॉलिक्यूल से मिलके बनेगा। अगर वो ऑक्सीजन का एलिमेंट होगा तो वो O2 के मॉलिक्यूल से मिलके बनेगा। अगर वो क्लोरीन होगा तो वो Cl2 के मॉलिक्यूल से मिलके बनेगा। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये हमारे पूरे दुनिया में पाए जाते हैं। ये किस चीज़ से मिलके बने? ज़रा गौर कीजिए। NaCl फार्मूला यूनिट से मिलके बने, ये मॉलिक्यूल से और ये भी मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम इसको मज़ीद नीचे की तरफ लेके चलें तो ये NaCl अगर एक मॉलिक्यूल है, ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? बिल्कुल, ये एटम से मिलके बना हुआ है। Na अलग एक एटम है और क्लोरीन एक अलग एटम है। अगर हम बात करें इस मॉलिक्यूल की, यानी इस मॉलिक्यूल की, तो ये भी
एटम है, उसके बाद दूसरा H एटम है, फिर तीसरा ऑक्सीजन से मिलके बना है। यानी ये वाला फार्मूला यूनिट भी एटम से मिलके बना है, ये मॉलिक्यूल भी आपके एटम से मिलके बना है, और ये जो मॉलिक्यूल है ये भी नाइट्रोजन के 2 एटम से बना है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, और क्लोरीन के भी इस तरह 2 एटम हैं। अब ये 2 एटम कैसे आपस में कंबाइन हो गए, ये 3 एटम कैसे आपस में कंबाइन हो गए, और ये दो एटम्स आपस में कैसे, क्या ये खुद ब खुद हो गए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। इनकी जो कॉम्बिनेशन है वो किसकी बेस पे है? वैलेंसी की बेस पे। यानी ये जो मिल रहे हैं आपस में NaCl बना रहे हैं, ये मिल रहे हैं H2O बना रहे हैं, और ये मिलके मॉलिक्यूल एक एलिमेंट का बना रहे हैं, तो ये दरअसल वैलेंसी की वजह से ये NaCl बना, H2O बना, और ये सब कुछ इस वैलेंसी की वजह से है। यानी ये सारा जो चक्कर है ये वैलेंसी में है। तो आइए अब हम ज़रा क्या कहते हैं, वैलेंसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। वैलेंसी क्या होता है? द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विद एन अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। यानी कंबाइनिंग पावर जो है, ये एक एटम है, इसके पास भी कोई कंबाइनिंग पावर है, इस क्लोरीन के पास भी कोई कंबाइनिंग पावर है, इस हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास कोई कंबाइनिंग पावर है। सब के पास अपना अपना कंबाइनिंग पावर है। इनके पास, एटम के पास भी क्या है? कंबाइनिंग पावर है। बट एक बात आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो एलिमेंट लिखा हुआ है, लेकिन ये जो एलिमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिकॉज ये जो एटम हैं उन एलिमेंट से ही आए हुए हैं। ये एटम कहाँ से आए हुए हैं? सोडियम का एक एटम, क्लोरीन का, ये कहाँ से आए हुए हैं? भाई ये उसके अपने एलिमेंट से आए हुए हैं। तो ये बात भी ठीक है। तो हमें पहली जो डेफिनेशन वैलेंसी की मिली वो क्या मिली? वैलेंसी दरअसल क्या होता है? वैलेंसी एक एटम की कॉम्बिनेशन पावर होती है। सोडियम के पास अपनी पावर, क्लोरीन के पास अपनी पावर, हाइड्रोजन के पास अपनी, इसके पास अपनी, इस ऑक्सीजन के पास अपनी, क्लोरीन के पास अपनी, और इस क्लोरीन के पास अपनी। तो ये डेफिनेशन क्या हुई? द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पे थोड़ी सी अगर आप लिख दें, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट विद एन अदर एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो भाई वैलेंसी क्या है? ये कंबाइनिंग पावर है किसकी भाई? इस एटम की, जो किसके साथ मिल रहा है? दूसरे एटम के साथ मिल रहा है, और क्या बना रहा है? फॉर्मूला यूनिट बना रहा है। क्या होती है वैलेंसी? इस हाइड्रोजन की कंबाइनिंग पावर है, इस हाइड्रोजन की भी है, और इसकी, ये आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन की भी एक कंबाइनिंग पावर है, इस नाइट्रोजन के भी कंबाइनिंग पावर है, जो आपस में मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और फिर वो मॉलिक्यूल जाके एलिमेंट बना रहा है। तो लेट्स चलें जी, देखते हैं कि इसका कंबाइनिंग पावर कितना है, इसका कितना है। चलें आए देखें। अब हम, आपको पता है, आपको एटॉमिक नंबर पता होगा सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना है? 11। क्लोरीन का आपको एटॉमिक नंबर पता होगा, दैट इज 17। अगर हम इसकी हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें या इसका स्ट्रक्चर देखें, सिंपली मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सोडियम, ये इसका न्यूक्लियस है, और उसके बाद सोडियम के ऊपर इसको, बल्कि मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये फार्मूला यूनिट एक एटम से मिल के बना है। लाइक हम अगर बात करें 11 इसका है और 17 इसका है। तो सोडियम की अगर हम बात करें तो ये सोडियम का न्यूक्लियस है। इसको ज़रा नीचे बना लेते हैं। ये सोडियम का न्यूक्लियस है, उसके ऊपर एक शेल है और इसके ऊपर दूसरा एक शेल है। आइए तो न्यूक्लियस, पहले शेल में आपको पता है 2n² के मुताबिक पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे।
दूसरे शेल में कितने आएंगे? दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे? 8। 2 और 2 4, 2 6 और 2 8। कितने रह गए? 8 और 2 10। एक इलेक्ट्रॉन रह गया जो कि बाहर इसके शेल में होगा, दैट इज ये वाला। ठीक है, अब देखें दूसरी लाइन पे ज़रा देखें। वैलेंसी डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है? ये कंबाइनिंग पावर तो है एटम का, एक एटम का कंबाइनिंग पावर तो है, बट ये कंबाइनिंग पावर हमें पता कैसे चलेगा कि कितना है? वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो कि उसके आखिरी शेल में मौजूद है। तो यहां पे देखें, ये इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इट मीन के सोडियम की कंबाइनिंग पावर डिपेंड करती है उस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी या कंबाइनिंग पावर सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन की है जो कि उसके आखिरी शेल में है। तो सही लिखा हुआ यहां पे, वैलेंसी डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल्स। अगर हम बात करें अब क्लोरीन की, तो क्लोरीन की अगर हम यहां पे स्ट्रक्चर बनाएं, ये क्लोरीन की, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। कितने हो गए? 10। और आखिरी शेल में कितने रह गए? 17 इसका एटॉमिक नंबर है। पहले में 2n² के मुताबिक 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में 8, तीसरे में कितने आएंगे? 8 और 2 10 और 7 रह गए, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहां पे एक बात आपको समझने वाली है। आपने देखा होगा पीरियडिक टेबल में, पीरियडिक टेबल में 8 ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं? 8 ग्रुप्स। ग्रुप नंबर 1 में क्या होता है? ग्रुप नंबर 1 में जो भी एलिमेंट्स होते हैं, अच्छा ग्रुप क्या होते हैं पीरियडिक टेबल? पीरियडिक टेबल में जो ग्रुप होते हैं वो 8 होते हैं। इस तरह ग्रुप होते हैं, लाइक मैं आपको बता दूं, ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, इसके बाद 3 4 5 6 7 और 8। ग्रुप किसे कहते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ, जो ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप आओगे, यानी टॉप टू बॉटम आएंगे, तो इस तरह ग्रुप होंगे। जो भी एलिमेंट ऊपर से नीचे की तरफ होंगे ग्रुप नंबर 1 में, उनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम ग्रुप में आएंगे ऊपर से नीचे, मैं यहां पे बना देता हूं। ग्रुप क्या होते हैं? ग्रुप में आपको इस तरह बता दूं कि भाई आपने दौरी जदवल यानी पीरियडिक टेबल देखा होगा, उसमें 8 ग्रुप होते हैं। जो ग्रुप नंबर 8वां है जिसमें नोबल गैसेस मौजूद हैं, वो नोबल गैसेस जो हैं उनके जो भी सारे एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं नोबल गैसेस के? 8, जो ग्रुप नंबर 8 है। और उस ग्रुप में सिर्फ एक एक्स एलिमेंट है जिसका नाम हीलियम है। क्या नाम है इसका? हीलियम, He। हीलियम जो है उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। बाकी जो 8th ग्रुप है आपका, टोटल 8th ग्रुप जो है आपका पीरियडिक टेबल का, उन तमाम के आखिरी शेलों में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो है 8। और आपको ये भी मालूम होता है कि जिसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों या जिसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो बहुत स्टेबल रहता है। स्टेबल का मतलब वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं कर पाता। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, लाइक ये जो एटम है, ये सोडियम का है, ये क्लोरीन का, ये भी यही चाहते हैं कि हम भी या तो हीलियम की तरह बन जाएं जिसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, या हम उन दूसरे एटम की तरह बन जाएं जैसे आर्गॉन है, जीनॉन है, उनकी तरह बन जाएं कि उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी या तो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखें या तो अपने शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखें। तभी क्या होगा, ये किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, स्टेबल रहेंगे, पूरी ज़िंदगी वैसे गुजार लेंगे। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इसलिए अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ये चाहता है कि मैं 2 तो नहीं बन सकता,
2 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आखिरी शेल में ये चाहता है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन कर लूँ तो इसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी ये है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन मज़ीद लेके अपने 8 इलेक्ट्रॉन नोबल गैसेस की तरह कर सकता है। कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। अब ये क्या करेगा ये, और अगर इस तरफ देखो आप क्लोरीन को, सोडियम को आप चेक करो, सोडियम के आखिरी शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है और ये भी चाहता है कि मैं नोबल गैसेस की तरह बन जाऊं। उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो मैं भी स्टेबल हो जाऊं। तो अब ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। लूज का मतलब अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। किसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको ट्रांसफर कर देगा, क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज किया है और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 हो जाएगी पूरी, और इसके आखिरी शेल में भी इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 हो जाएगी। अब ये नोबल गैसेस की इन्होंने क्या किया, नोबल गैसेस की इन्होंने जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपना ली है। अब Na के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। प्लस और माइनस आपस में जुड़ के रहेंगे और क्या बन जाएगा, फॉर्मूला यूनिट बन जाएगा NaCl। NaCl का फॉर्मूला यूनिट बन जाएगा। ठीक है, तो एक और बात हमें पता यहाँ पे चली, बल्कि हम आगे करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे एक चीज़ नोट करना आप कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला यानी ट्रांसफ़र कर दिया और क्लोरीन ने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, गेन कर लिया। इसने गेन कर लिया और इसने क्या कर दिया, शेयर कर दिया। एक बात आप अपने माइंड में बिठा लें। अब हम अगर बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की, जिसका छोटा यूनिट मॉलिक्यूल कहलाता है, जिसकी मैंने वाटर की मिसाल दी थी आपको। अब वाटर को अगर आप देखें तो इसका फार्मूला क्या होता है, दैट इज़ H2O। ये फार्मूला होता है वाटर के मॉलिक्यूल का। वाटर एक कोवेलेंट कंपाउंड है और इसके मॉलिक्यूल का फार्मूला है H2O, यानी ये मॉलिक्यूल मिलके कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो रहा है? नो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा शेयर एंड पेयर। देखिए आप, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और हाइड्रोजन का तो आपको पता है 1 होता है। तो जस्ट हम सबसे पहले ऑक्सीजन का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, शेल कितने होते हैं? अच्छा, पहले शेल में ऑक्सीजन के कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अकॉर्डिंग टू द 2n फार्मूला या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक। उसके बाद दूसरे शेल में कितने आ जाएंगे, 1 2 3 एंड 4 एंड ये 6 पूरे हो गए। अब ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, बट अब क्या हो रहा है, अब ऑक्सीजन के साथ कितने हैं, 2 एटम हाइड्रोजन के मौजूद हैं। कितने हैं, 2 एटम हाइड्रोजन के मौजूद हैं। मैं ज़रा इसको ऊपर लिख देता हूँ, H2O, यानी 2 एटम हाइड्रोजन के मौजूद हैं। अब क्या होगा, अगर हम हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर को दिखाएं आपको, तो ये हाइड्रोजन का एक ही शेल मौजूद है और उसके एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसके शेल में इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 1 है। एक दूसरा हाइड्रोजन बना देते हैं क्योंकि 2 हाइड्रोजन हैं। तो दूसरे हाइड्रोजन की अगर बात करो, उसके पास भी जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन उसके शेल में मौजूद है। क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। ठीक है जी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, पॉसिबिलिटी हाइड्रोजन के पास क्या पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोजन के पास पॉसिबिलिटी ये है कि वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहता है। वो कहता है कि मैं भी या तो 2 मेरे इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में हो या 8 इलेक्ट्रॉन मेरे आखिरी शेल में हो, ताकि मैं भी नोबल गैसेस की तरह आज़ाद रहूं, आज़ाद ज़िंदगी, स्टेबल रहूं। लेकिन इसके लिए क्या पॉसिबल है ये 8 इलेक्ट्रॉन ले सकता है? इसके लिए यहाँ पे इम्पॉसिबल है। क्या, अच्छा अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की बात करें,
क्या ऑक्सीजन के पास पॉसिबिलिटी है कि वो अपने 1 2 3 चारों के 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दे? क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं, इसके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। क्या हाइड्रोजन के पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी और को, यानी या ऑक्सीजन को दे दे? इसके पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ये तो हाइड्रोजन आपका ख़त्म हो जाएगा अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है और इसके न्यूक्लियस में 1 ही प्रोटॉन है, तो ये बड़ा बाउंड हुआ है उस न्यूक्लियस की वजह से। उस न्यूक्लियस ने इसको बहुत यू कैन से दैट एनर्जी से अपने पास पकड़ा हुआ है, तो ये भी इम्पॉसिबल है। तो अब ये क्या करेंगे, एक और तरह का बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे हमने देखा आयनिक बॉन्ड बना था, यहाँ पे एक और बॉन्ड बनेगा जिसको हम कहते हैं शेयर और पेयर करके इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनता है। अब क्या किया जाएगा, अब इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना कार्बन शेयर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन शेयर करेगा। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, मैं अगर आप इसको बता दूं लाइक दिस वन, ठीक है। ये शेयर कर देंगे ऐसे, कैसे जी, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ये हाइड्रोजन का है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किसका है, ये कार्बन का है। इसने कहा कि ये हम शेयर एंड पेयर कर सकते हैं। आप भी 1 इलेक्ट्रॉन रखिए, मैं भी इलेक्ट्रॉन रखता हूँ, शेयर पेयर करते हैं। शेयर पेयर का मतलब है ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके भी हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी हैं। इसी तरह सेम ये इस तरफ भी करता है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देता है और कार्बन अपना जो है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देता है। तो ये क्या हो गए, ये जो इलेक्ट्रॉन हो गए ये शेयर एंड पेयर हो गए, शेयर एंड पेयर हो गए, शेयर एंड पेयर। ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे एटम के पास क्या थी, एटम के पास इस एटम कार्बन, ये क्या हाइड्रोजन के पास, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है। इनके पास क्या था, इनके पास कंबाइनिंग पावर था। और वो कंबाइनिंग पावर किस पे डिपेंड कर रहा था, उनके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा था। और उन्होंने उन पावर को, उस कंबाइनिंग पावर को इस्तेमाल करके उन्होंने क्या बनाया है, एक मॉलिक्यूल बनाया है। कौन सा मॉलिक्यूल बनाया है, इस मॉलिक्यूल को भी हम अब क्या कह सकते हैं, इस मॉलिक्यूल को हम कह सकते हैं कोवैलेंट मॉलिक्यूल। क्या, कोवैलेंट मॉलिक्यूल। और ये जो फार्मूला यूनिट होता है, ये तो आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड फार्मूला यूनिट से मिलके बनते हैं। और इसी तरीके से ये जो कंपाउंड है, ये जो मॉलिक्यूल है, लाइक एक N और दूसरा N जो है एटम दूसरे N के साथ जो भी बॉन्ड बनाता है, ये भी सेम इसी तरह शेयर पेयर वाला बॉन्ड बनाता है। कौन सा, शेयर, कौन सा बॉन्ड बनाता है, शेयर पेयर वाला, SHAIR, शेयर पेयर वाला। अब ये थी आपकी वैलेंसी। वैलेंसी दरअसल में क्या होता है, बहुत ही एक आसान सा टॉपिक है। वैलेंसी असल में एटम्स की एक कंबाइनिंग पावर होती है दूसरे एटम के साथ मिल के क्या बनाने की, ये आयनिक कंपाउंड भी बना सकते हैं, ये कोवैलेंट कंपाउंड पानी जैसे बना सकते हैं, और ये एलिमेंट भी बना सकते हैं। और ये इसकी जो कंबाइनिंग पावर है वो डिपेंड करती है एटम के आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पे डिपेंड करती। अब आखिर में जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या इस मॉलिक्यूल में सोडियम की वैलेंसी क्या है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, इस हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस मॉलिक्यूल में जो कि एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, इसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा। इसके बारे में ये लाइन लिखी हुई है, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट कैन गेन और लूज और शेयर। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के एक एटम क्या करता है, या तो उसको शेयर करता है या उसको गेन करता है या उसको लूज करता है। तो अब यहां पे देखें, यहां पे सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया। तो इट मीन कि सोडियम की वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। और क्लोरीन ने एक ही एटम है उसको गेन किया है, तो इसका मतलब क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। बट यहाँ पे प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि वैलेंसी प्लस में है या वैलेंसी माइनस में है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, शेयर पेयर हो रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर करेगा वो उसकी वैलेंसी होगी। इस एटम में कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। इट मीन कि इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 2। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 1। और इस हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, इस हाइड्रोजन ने भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, इसकी वैलेंसी भी 1 होगी। ठीक है जी। अब आते हैं हम यहाँ पे थोड़ा एलिमेंट्स की वैलेंसी को आप कैसे मालूम कर सकते हैं। एलिमेंट्स की जो कुछ एलिमेंट हैं उनकी आप वैलेंसी किस तरह मालूम कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे अगर इसको मैं मिटा दूँ, अब इस पूरे आपको वैलेंसी तो समझ में आ गई होगी उम्मीद है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाए, किसी मॉलिक्यूल के अलावा अगर आपसे पूछा जाए, किसी मॉलिक्यूल के अलावा आपसे पूछा जाए कि लाइक अगर आपसे पूछा जाए कार्बन की वैलेंसी बताएं, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, तो आपको पता है अगर आपसे पूछा जाए कार्बन की वैलेंसी क्या है, कार्बन एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी, तो आपको पता है आपने क्या करना है, जस्ट आपने इसका एटॉमिक नंबर देखना है। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो आपने इसका स्ट्रक्चर बनाना है। लेकिन इस स्ट्रक्चर के साथ आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात भी याद रखनी है कि आपने उन शेलों को कैसे फिल करना है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अकॉर्डिंग द 2n² फार्मूला के तहत ये इलेक्ट्रॉन्स आप रखते जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी आपने जहन में रखना है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अच्छा, उसके बाद 6 हैं, 6 में से आपको पता है जब इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसमें प्रोटॉन भी 6 होंगे। जब आपको पता है एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें इस मीन के इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, जब प्रोटॉन 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। तो इसका मतलब आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में रख देंगे और दूसरे में आप इसके कितने रख देंगे, 1 2 3 एंड 4। तो इसके की जो वैलेंसी होगी कार्बन की वो क्या है, 4 इसकी वैलेंसी है। ठीक है, लेकिन इसमें अब इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जाहिर सी बात है कार्बन क्या कर सकता है, 4 अपने इलेक्ट्रॉन या तो किसी के साथ शेयर पेयर कर सकता है। तो अब ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये कभी कभी क्या करता है कार्बन कि ये कभी कभी इसकी वैलेंसी 2 भी होती है। अब ये किस तरह होगा, मैं आपको मिसाल बताता हूँ इसका। अगर आप देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, 2 वैलेंसी होती है। कितनी वैलेंसी होती है, 2। और अगर हम बात करें CH4 की बात करें, अब CH4 मीथेन, आपको पता है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मीथेन, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो इस
कंपाउंड में CH4 के अंदर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसका मतलब कार्बन जो है वहाँ पे क्या करेगा, 4 इस मॉलिक्यूल में 4 शेयर पेयर करेगा, और इसमें जो कार्बन शेयर पेयर करेगा वो कितने करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर करेगा। तो इसकी वैलेंसी 2 भी हो सकती है, इसकी वैलेंसी 4 भी हो सकती है। अगर हम बात करें इसके अलावा, हम बात करें पोटेशियम की एक वैलेंसी होती है, क्योंकि उसके आखिरी शेल में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, पोटेशियम की जो है हम कुछ लोग गलती कर लेते हैं, इस तरह फिलिंग में शुरू हो जाते हैं। लाइक अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, पोटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर है 19, सॉरी के की वैल्यू से इसको लिखा जाता है 19। अब एक गौर कीजिएगा, यहाँ पे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए, कितने हो गए, 10। आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन हम अपने हिसाब से कितने इसमें फिल कर देंगे, 9। कितने करेंगे, 9। 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, क्योंकि इस शेल की कैपेबिलिटी हमें पता है 2n² के फार्मूले से कितनी हो जाती है, 2n² के मुताबिक इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसमें 2 आते हैं मैक्सिमम, इसमें 8 आते हैं मैक्सिमम, इसमें 18 आते हैं, तो 9 इसमें आ गए। तो हम कहते हैं कि हमने इसको ठीक से रखा है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसमें होता क्या है, हम इसको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक फिल करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक इसको फिल करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बताता है कि पहले क्या होगा, पहले ये वाला शेल फिल होगा। यानी इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक, आपको पता है ये जो थर्ड ऑर्बिट है, इसमें क्या होता है, S, P और D होता है। इसमें तीसरा है तो हम 3S 3P और 3D। उसके बाद क्या होता है, 4S, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसका पहला ऑर्बिटल 4 का S होगा। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आपका पहले 3S फिल हो जाएगा, फिर 3P फिल होगा, लेकिन लास्ट में आपका 3D फिल नहीं होगा, पहले 4S होगा, पहले 4S ऑर्बिटल आपका फिल होगा। तो यहाँ पे 8 तो आपके फिल हो गए, 8 फिल हो गए। क्यों, इसमें देखें आप, इसमें 3S में 2 आ गए, 3P में 6 आ गए। अब पहले 4S फिल होगा, पहले ये वाला शेल आपका फिल होगा। कितने हो गए भाई, 1 एलिमेंट। इसके आखिरी शेल में कितना हुआ, 1 हुआ, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई, 1। इस पोटेशियम की वैलेंसी भी 1 हो गई। तो ये अपना आप थोड़ा सा अपने जहन में रखिएगा। इस तरह बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी मौजूद है, आप इस तरह ईजीली जो है उसको मालूम कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आपको मैं बताता चलूँ, इंशाल्लाह इस पे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी है, तो उसके ऊपर मैं पूरी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। कुछ ऐसे कंपाउंड है, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल में किसी आइटम की वैलेंसी किस तरह शॉर्टकट तरीके से मालूम की जाती है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। अगर आपको ये वैलेंसी वाली वीडियो समझ आ गई होगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।